हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी सकुशल होंगे और पढ़ रहे होंगे। और जैसे कि अपने एजुकेटर आप लोगों के लिए कमिट करी हुई थी कि हम आपके लिए 10th की सीरीज लॉन्च करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री लेके चल रहा था और केमिस्ट्री की एक लेक्चर मैंने करा रखी है, और उसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर 1 से, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डन है मेरे तरफ से, और बाकी के कुछ रिमेंस बचे हुए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं लेके आऊंगा। तब तक हम आज केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में अम्ल, क्षार और लवण होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या उत्पाद बन के आता है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तब तक यार आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो, कमेंट भी करना ना भूलना, क्योंकि कमेंट पे ही डिपेंड करता है कि हम आप लोग का आप लोग के लिए अपन सही तरीके से इंफॉर्मेशन अपनी पहुंचा रहे हैं कि नहीं, और आप लोग को सही तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन में हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ हमें भी जानना बहुत उतना ही जरूरी है जितना कि आप लोगों का भी पढ़ना। सो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट जरूर कर देना। तब तक चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और पढ़ते हैं चैप्टर को। फाइनली हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 साइंस से, जो केमिस्ट्री का है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो हम एक एक करके इसके टॉपिक को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। पहले हम एसिड से शुरू करेंगे, उसके बाद बेस, साल्ट, और उसके जो किस पैरामीटर पर हम चेक करते हैं इस चीज़ को, सूचक जिसको बोलते हैं, इंडिकेटर, तो उस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले, जैसे कि एसिड है, पहले एसिड के बारे में जानते हैं कि एसिड होता क्या है, उसका मौलिक गुण धर्म क्या है, जब वो रासायनिक अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद क्या मिलता है। इन सारी चीज़ों को चलते हैं यार, कवर करते हैं फिर। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था अम्ल और उसकी अभिक्रियाएं, तो चलते हैं यार इस लेक्चर में और देखते हैं क्षारक और उसकी अभिक्रियाएं और उसके गुणधर्म, जो मौलिक गुणधर्म है क्या है। चलते हैं यार, बिना इंतजार किए पढ़ते हैं क्षारक को भी। याद रहेगा क्षारक क्या क्या होता है यार। अब क्षारक यार, अब हमने हमने देखा कि स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जल में विलेय होता है, और पूर्णतः रूप से भी विलेय नहीं होता है, और साथ ही साथ जब हम जल में विलय करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखा कि जैसे कि ये धातु के साथ अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करता है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, और उसके कुछ यूज भी हमने देखा। अब क्या है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्षारक की तरफ। क्षारक क्या होता है? क्षारक वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या हो, कड़वे हो। क्या होते हैं? कड़वे। हाँ, क्षारक वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो लाल लिटमस पेपर को हमने क्या कर रहा था, नीले को कर रहा था लाल में, और क्षारक क्या करता है, लाल को नीला में करता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब नीले को लाल में और क्षारक लाल को नीले में करता है, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हो और लाल लिटमस पेपर को नीला कलर का में कर देते हो, उसे क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे आप यूज में लाना हो ना, तो एग्जाम्पल के लिए आप साबुन को कभी चख के देखना, पता लग जाएगा। सरफ को कभी चख के देखना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इनकी क्या बोलते हैं, स्वाद किस तरीके का है, ठीक है। और साथ ही साथ क्षार, क्षार किसे कहते हैं, अब आता है क्षार किसे कहते हैं। अरे सर, क्षारक और क्षार में क्या एक हैं या अलग अलग हैं? तो देखो यार, वर्ड का भी अंतर है, क्षार और उसमें क्षारक क है, इसमें क नहीं है। इंग्लिश वर्ड में भी बेसिस आ रहा है, बेस आ रहा है, और अल्कली आ रहा है क्षार में। अर्थात वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। वैसे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अर्थात जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे उन्हें ही हम क्षार कहेंगे। अर्थात इस तरीके से हम देखें तो क्षारक क्षारक हो सकते हैं, अर्थात क्षारक से ही मिलते हैं ना हमें क्षार। जो जल में घुल जाएंगे तो क्षार हो जाएंगे, और नहीं घुलेंगे तो क्षार नहीं होंगे। अर्थात सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते यार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, दिया हुआ है, ठीक है। अब इनके भी प्रकार हैं कुछ। अब क्षारक को किसके आधार पर बांटा गया है, आयनों के आधार पर बांटा गया है। अब प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, जिसके दो दो टाइप हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक हम किसे बोलते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्षार क्या करते हैं ना, जैसे अम्ल की हम बात कर रहे थे, सॉरी कहाँ गया ये,
अम्ल की बात कर रहे थे तो अम्ल हमने H+ दे रहा था, क्या कर रहा था, H+, ये अम्ल दे रहा था हमें, कौन सा अम्ल दे रहा था, पर क्षारक क्या करता है, क्षारक हमें वो H रिलीज देता है। और आयन क्या होता है, माइनस होता है, ऋण आयन देता है, हमेशा याद रखना, क्या देता है, क्षारक जल में घुल के हाइड्रोक्साइड आयन देता है जो कि ऋण आयन होता है, ठीक है। और प्रबल क्षारक कहलाते हैं जैसे कि KOH, NaOH, BaOH2 इत्यादि। अर्थात एक चीज है यार, क्षारक की आप जहाँ पे देखोगे ना, हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड रहेगा लास्ट में, OH बिल्कुल देखने को हर एक क्षारक में मिल जाता है यार। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। और बाकी आप लोग जानते ही हैं, जब क्षारक जो पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको प्रबल क्षारक बोलते हैं, और वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। अर्थात अब तो सर कौन कौन से नहीं होते, कौन कौन से, AlOH3, NH4OH इत्यादि। यहाँ पे AlOH3 और NH4OH इत्यादि, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो सर क्या यहाँ पे ये हमें नहीं बताया गया है कि जब ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात दुर्बल क्षारक जल में तो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, तो क्या है, हाइड्रोक्साइड रिलीज नहीं करते हैं, ये भी करते हैं। अर्थात जितने घुलेंगे, मतलब जितनी मात्रा घुलेगी उतनी मात्रा में, मतलब उसी चीज से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त कर सकते हैं। जो घुलेगी नहीं वो कहाँ से हाइड्रोजन ऑक्साइड देगी, हाइड्रोक्साइड देगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। और क्षारकों के भौतिक गुण, अब क्षारकों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, क्षारक एक तो जल में विलय होते हैं, क्षारक भी जल में विलय होते हैं और स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, ठीक है। और क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं, जबकि अम्ल लाल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। क्षारक स्पर्श करने से साबुन के समान चिकना होता है, जब हम साबुन को आप चेक कर लेना यार, मतलब चिकनापन क्षारक में होती है, ठीक है। और अम्ल के समान क्षारकों में भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है, यह प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। अर्थात जैसे कि अम्ल को संक्षारण होने की क्षमता थी, प्राकृतिक संक्षारित हो सकता था, खराब हो सकता था, वैसे ही क्षारकों में भी ये पाई जाती है कि वो भी खराब हो सकती है। पर ये अर्थात क्या बोलते हैं, क्षारक प्राकृतिक प्रबल अम्लों की तुलना, अर्थात प्रवृत्ति में प्रबल अम्लों की तुलना कम होती है संक्षारित, ठीक है। सबसे कौन ज्यादा संक्षारित होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं सबसे ज्यादा संक्षारित, ठीक है। अब इनके भी कुछ क्षारक भी, इनके भी कुछ गुणधर्म होंगे जब क्षारक है तो, ये तो हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानते हैं। तो क्षारक बताया जा रहा है ना यहाँ पे, धातु के साथ क्रिया, अर्थात क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, यार बहुत कॉमन चीज है ना। अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या लवण बना रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था, यार क्षारक भी देखो तो यार, धातु के साथ अभिक्रिया करके हम सभी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और क्षार को धातु के पात्रों में नहीं रखना चाहिए, और क्षारकों को क्या करते हैं, धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए, कभी धातु वाले चीज में ना नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके साथ भी अभिक्रिया कर लेगा। अगर धातु वाली चीजों में जब हम रखेंगे क्षारक को, तो उससे अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। इसलिए इस चीज को रोका जाता है कि आपने धातु के पात्र में कभी भी क्षारक को नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे कि Zn जो धातु है, और NOH क्या है, क्षारक है। OH यहाँ पे लगा ना, हाइड्रोक्साइड देख लो, ये क्षारक है। जब क्या हो रहा है, अब क्रिया आपस में कर रहे हैं, ZnOH अर्थात लवण बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, NaZNO जो लवण बना रहे हैं, NaZNO लवण बना रहे हैं, और H2 जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही एल्युमिनियम को जब NaOH से अभिक्रिया कराया जाता है और साथ में जल से भी, तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। सोडियम मेटा एल्युमिनियम को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप ध्यान रखना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं, अर्थात मेटा हटा देते हैं बीच से। देखो कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस मेटा वर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे गायब है ही नहीं, मेटा वर्ड है ही नहीं, ठीक है, इतना ही है। अब बोलते हैं कि जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कौन, क्षारक जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, यार ये भी लौड़ बनाते हैं हम लोग, बहुत है यार, ये भी लौड़ बनाएंगे और साथ में जल बनाएंगे। सेम था, अम्ल में भी सेम था भाई, सेम सेम, तो बहुत सिमिलरिटी है भाई, सही से देख लेना। क्षारक भी जब धातु ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लौड़ बनाएगा और जल भी उत्पाद के रूप में बनेगी, ठीक है। अब क्या आता है, इसके भी कुछ उदाहरण है। क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके अब देखो प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा लवण एवं जल का निर्माण करता है। अर्थात देखो कभी भी क्षारक होता है ना, अम्ल से अभिक्रिया करे तो उदासीन हो जाता है, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, अर्थात हमेशा लवण ही बनेगा उससे, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो। और साथ ही साथ जल भी बनाते हैं, क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे
अम्ल हो गए, बोले क्या बोलते हैं, क्षारक हो गए, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। यहाँ पे करके फिर से क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं हमें, और साथ में ये जल दे रहे हैं हमें, ठीक है। और प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर ये पूर्णतः आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। अर्थात देखो, प्रबल क्षारक को जब हम क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं तो पूर्णतः रूप से वियोजित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, और OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। अर्थात देखो यार, जब मात्रा पूरी हम मात्रा मिलाएंगे, जब पूरी मिलेगी नहीं तो पूर्णतः रूप से वो ज़्यादा कैसे आयन रिलीज करेगी, नहीं ना करेगी। तो वैसे ही है, जब जितना मात्रा मिलेगी उतनी मात्रा से ही उसकी आयन मिल सकती है, ठीक है। मान लो कि मेरी एबिलिटी है काम करने 5 किलो उठाने की, तो मैं 5 किलो ही उठा पाऊंगा, 5 किलो या फिर 4 किलो उठा पाऊंगा, 6 किलो तो उठा नहीं पाऊंगा। वैसे ही है, अगर आपकी एबिलिटी है 10 किलो उठाने की, तो आप 8 उठा सकते हो, 9 उठा सकते हो, 10 भी उठा सकते हो, तो आपकी एबिलिटी ज़्यादा है ना किसी चीज़ को कैरी करने की, उठाने की। मेरी एबिलिटी कम है तो मैं हमेशा कम ही रहूंगा आपसे। इसी चीज़ को दर्शाया जा रहा है। और जैसे अब और एक एग्जाम्पल है, कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड एवं जल में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड जैसे कि क्षारक को जब हम गर्म करते हैं तो या क्षारीय ऑक्साइड, जैसे कि देख लो यार, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल रिलीज कर रहा है। जब कुछ क्षारक को हम गर्म करते हैं तो क्या बना रहे हैं, वो क्षारीय ऑक्साइड और जल बना रहे हैं, ठीक है। और क्षारकों के मुख्य उपयोग, ठीक है। अब क्षारकों के मुख्य उपयोग क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र एवं प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र या प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। मतलब प्रति अम्ल क्या है, एंटी एसिड, जो अम्ल के विपरीत हो, एक तरीके से आप बोल सकते हो ना, उसको बनाने में यूज किया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कीजिंग एजेंट अर्थात निर्मलीकरण तथा अमोनिया लवण बनाने में होता है। अर्थात अमोनियम ऑक्साइड का उपयोग क्या होता है, निर्मलीकरण, और अमोनिया ऑक्साइड निर्मलीकरण को क्या बोलते हैं, क्लीनिजाइड एजेंट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन एवं धावन पाउडर के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या, जितने भी हम धोने की में चीज़ें लाते हैं ना, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सारी चीज़ों को बनाने में यूज होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ठीक है, का प्रयोग चमड़ा उद्योग, खारे जल को मृदु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि में किया जाता है। अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, ठीक है, और जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। इस चीज़ को आप देखना। और टूथपेस्ट हल्का सा क्षारीय होता है, इस कारण से दांतों के चारों ओर अम्ल की अधिक को उदासीन कर देता है। अर्थात हमने देखा हुआ था यार कि जब भी क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण होता है, मतलब उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही है कि जब टूथपेस्ट क्षारीय होता है और जो भी हमारे मुख में जो हम सुबह उठते हैं वो गंध आता है, या फिर जो भी लगे होते हैं दांतों में जैसे रंग चेंज हो जाता है, वो किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। तो जब हम क्षारीय टूथपेस्ट का यूज करते हैं ना, वैसे अम्ल में तो हर एक टूथपेस्ट क्षारीय होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण अम्ल की जितना भी अधिपत्य होता है हमारे दांतों पे वो खत्म हो जाता है और साफ सुथरा दिखाई देने लगता है, ठीक है। मधुमक्खी तथा चींटी को काटने पर मिथेनोइक अम्ल, अर्थात जिसको मिथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, स्रावित होता है। जब मधुमक्खी और चींटी जब हमें काटते हैं, फिर डंक मारते हैं, तो मिथेनोइक अम्ल स्रावित होता है, ठीक है। और फॉर्मिक, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इस कारण से इनके काटने पर हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जब ये काटते हैं तो इसी वजह से हमें जलने का अनुभूति होती है, ठीक है, या फिर दर्द जैसा होता है, या फिर खुजली करने का दिल करता है ऐसे, ठीक है। तो इस जलन एवं दर्द को शांत करने के लिए उस डंक लगे स्थान पर दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। अर्थात देखो, अब फिर क्यों क्षारक का यूज करते हैं, और वो भी दुर्बल। एक तो प्रबल क्षारक होता है, जल में विलय के लिए होता है, और दुर्बल क्षारक क्या होता है, जल्दी से पूर्णतः घुलते नहीं है, ठीक है। और मधुमक्खी या चींटी काटती है तो क्या करती है, एक तरीके से अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती है, ठीक है। तो वहाँ उसके वजह से क्या होगा, अब खट्टा होता है तो हमें क्या आता है, खट्टा ही होता है ना। तो जब वो काटते हैं तो हमें काटने से या फिर दर्द या फिर खुजली जैसे बहुत अजब सा फील होता है। तो उस चीज़ के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्षारक का यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, उदासीकरण कर देते हैं, अर्थात उसके प्रभाव को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम प्रबल क्षारक का यूज नहीं करेंगे, दुर्बल क्षारक का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि बेकिंग सोडा, खाना खाने वाले सोडा में आता है ना बेकिंग सोडा, का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, देखो यार, अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल रिलीज करता है। अर्थात जब अम्ल क्षारक या धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, किसके, इसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, क्षारीय प्रभाव को भी नष्ट कर देता है, या फिर आप बोलो कि क्षारक अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है। और जल
तथा लवण का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखे, अर्थात तो आपको बस ये लिखना है ना, अम्ल क्षारकों एवं धातु ऑक्साइड से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा धातु एवं लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण एवं जल बनने की यह क्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात कब होगा, जब धातु अम्ल और क्षारक एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो जल और लवण का निर्माण करेंगे और तभी इसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया बनेंगे। अर्थात जब लवण और जल बनेगा तभी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। अब धातु ऑक्साइड को हम यहाँ पे क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि क्षारक हो या फिर अम्ल हो, जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, वो भी लवण प्रदान करता है और जल प्रदान करता है। इसी कारण से जब अम्ल हो या फिर क्षारक हो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और जब लवण और जल बनता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आप लोग को? ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रबल क्षारक को जल में विलय करने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब हमने देखा है ना, चलो अब ऊष्मा उत्सर्जित क्यों होती है, क्यों होती है भाई, बताओ यार। हमने देखा हुआ था ना कि जब अम्ल जल में घुलन जब पूर्णतः रूप से विलय हो जाता है या फिर घुल जाता है या फिर पूर्णतः रूप से हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस आयन का H प्लस आयन रिलीज करता है। अब ये धन आयन है जो ऊष्मा को बताता है कि भाई ये ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, जिसके कारण क्या बोलते हैं इसे, ये ऊष्मा उत्सर्जित करती है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अतः प्रबल अम्लों को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। अच्छा देखो, ये बोलना चाहता है ना, कभी भी हम प्रबल अम्ल को लेते हैं, कोई भी प्रबल अम्ल हो या फिर जो भी है, कभी भी हमें अम्ल को जल में डालना है, वो भी धीरे धीरे करके। ठीक है, जल को अम्ल में नहीं डालना है, क्योंकि ये होता है ना कि जब हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण से ऊष्मा उत्सर्जित करता है। देखिए यहाँ पे हमने अभी देखा हुआ है H प्लस आयन उत्सर्जित करता है। अर्थात जब ज्यादा अम्ल में पानी को डालेंगे एकाएक से, मतलब क्या बोल, ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, जिसकी वजह से मतलब हमें नुकसान पहुंच सकती है, जिसकी वजह से हम इसे अवॉइड करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाने से, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, जल को अम्ल में मिलाने से। अपितु हमने करना क्या है कि जल हो उसमें हल्का हल्का करके अम्ल डालना है और ऐसे ऐसे मतलब मिक्स करते रहना है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अतः प्रबल अम्लों को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को कहाँ, इसमें जल में। ठीक है, जल को अम्ल में नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जल को अम्ल में नहीं मिलाना है हमें, अम्ल को जल में मिलाना है, वो भी कैसे, धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि यह अभिक्रियाशील पदार्थ अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। कौन होती है, प्रबल अम्ल हो या फिर अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होती है, अधिक ऊष्माक्षेपी होती है यार। ऊष्माक्षेपी क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, और इसमें ऊष्मा की उत्सर्जन हो रही है, जिसकी वजह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बोल रहे हैं इसे हम। ठीक है, जिस कारण अम्ल में जल मिलाने पर, जिस कारण अम्ल में जल मिलाने पर अर्थात पर अम्ल छलक कर बाहर गिर सकता है और हमें हानि पहुंच सकती है। अर्थात जब हम जल को अम्ल में मिलाएंगे तो उष्मा अत्यधिक उत्पन्न होगी और बाहर उछल के गिर जाएगी, जिसकी वजह से हमें हानि पहुंच सकती है, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब तनुकरण क्या बोलते हैं, तनुकरण क्या होता है यार, सिंपल है, जब अम्ल और क्षार को, जब अम्ल एवं क्षार को जल में मिलाते हैं ना तो उसको तनुकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिला रहे होते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ये आप कुछ क्रिया कर रहे हो, अर्थात जो क्रिया भी जारी है। ठीक है, अर्थात अम्ल और क्षार को जब हम जल में मिला रहे होते हैं, अर्थात जब ये क्रिया भी जारी है तो उसको बोलते हैं तनुकरण। ठीक है, मिल जाने के बाद नहीं, वो तो जल मिल जाने के बाद विलय हो जाता है। ठीक है, और तनुकृत हो जाता है। ठीक है, तनुकरण जो हो रही हो, जो करण में हो, करण क्या बोलते हैं, जो जारी हो। ठीक है, उसे अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाना तनुकरण कहलाता है। मिलाना अर्थात मिला रहे होते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए जोश के साथ। और आई होप कि और बच्चे में ना जो चैप्टर है वो इसके जो आगे के जो पार्ट हैं जिसमें हम इंडिकेटर भी पढ़ेंगे, साल्ट भी पढ़ेंगे, वो हम एक अलग पार्ट में लेके आएंगे। ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड टाइम हो गया है, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, जिसकी वजह से हम इसको एक वीडियो में नहीं रिलीज कर पाएंगे, एक एक करके लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ते रहना, बढ़ना है तो हमारे अपना एजुकेटर टीम से जुड़े रहना, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। आई होप कि आज मैंने जो बताया है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करना,
जो भी आपके दिमाग में डाउट आता है उसे पूछ लेना, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम में बैठने वाले हो। मैं तो नहीं बैठने वाला भाई, मैं जितना पढ़ना था अभी पढ़ लिया हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ आगे के लिए भी। तो आप लोगों ने बैठना है एग्जाम में, तो देख लेना यारो, पढ़ना, जो भी डाउट आता है बेहिचक पूछना, कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहां पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, वहां पे मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स है वहां पे भी दे दूंगा। जो भी जिस तरीके से हो यार, आपको कोई भी डाउट आता है पूछ लेना। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।